आए हैं, आपके बच्चे का है? कितनी उम्र है बच्चे की? 16 साल है। और भी हैं आप लोग किसी बच्चे के साथ हैं? 9 साल, 7 साल, 13 साल, तकरीबन वही 7 साल का आपने बोला ना। सो वही 7 से लेकर 17 साल तक के बच्चे की मेरे यहाँ पर आप पेरेंट्स हैं अभी। या ट्रेन में जब हम बैकवर्ड से हैं, जब बाहर जाते हैं लोग जाने के लिए वॉशरूम नहीं जाते, बैठे मैंने नहीं जाना। बस इतना सा प्रॉब्लम अभी तक मुझे आ रहे हैं। बाकी रेखा में और शिवानी में है सारा मैम देख रही है। कितना DQ SQ या IQ लेवल कितना बताया गया है? कुछ नंबर पता है आपको 100 में से? IQ लेवल 50 है। 50 है और उम्र 17 साल है। देखिए, अगर मैं नंबरों के हिसाब से चलूं, हालांकि बच्चे हमारे नंबर नहीं होते हैं, जब मैं बच्चे को देखता हूं तो वो एक अलग तरीके से सामने आते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी सिर्फ नंबर की बात करूं तो 17 साल का बच्चा 50% का मतलब कि वो तकरीबन 7 साढ़े 7 साल के बच्चे जितनी समझ रखता है। अगर मैं सिर्फ नंबर के हिसाब से चलूँ, मैंने बच्चा नहीं देखा। आप सब लोग यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, 7-8 साल के बच्चे को बहुत समझ होती है इन जनरल। अगर मैं उस बच्चे को अपने 16-17 साल का ना भी मानूं तो भी उसका जो भी ब्रेन है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर को ध्यान में रखूं तो भी उसका ब्रेन 7 से 8 साल के बच्चे के बराबर है। 7 से 8 साल के बच्चे को बहुत समझ होती है और वो अपनी समझ के हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। अगर किसी का IQ DQ लेवल 35 से नीचे होता या 20-25 होता या कुछ होता तो मैं मान लेता। अभी तो ये 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए। तो जब इस लेवल पर हमारे बच्चे आते हैं तो पहले आप ये समझिए कि हमारे 3 टारगेट्स होते हैं इन बच्चों के साथ काम करने के। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहला लेवल है प्रैक्टिकल, दूसरा है सोशल, तीसरा है कॉन्सेप्चुअल। मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में अभी समझा देता हूं आपको। सबसे पहला है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब मुझे क्या चाहिए? खाना, पहनना, निकालना। 3 चीजें यहां से याद रखिए, खाना, पहनना, निकालना, यानी कि ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग। दैट्स इट। अगर मेरा बच्चा अपने आप खाना खा रहा है, अपने आप कपड़े पहनकर तैयार हो सकता है और अपने आप अपनी सुसु पॉटी करके, अपनी साफ सफाई करके, कपड़े पहनकर अगर बाहर आ सकता है, सपोज, पहले ये समझिए क्योंकि ये सबके लिए है। इसमें आपका बच्चा जहां फिट होता है हम देखेंगे वहां पे, ठीक है। अगर मेरा बच्चा अपने आप खा रहा है, अपने आप पहन रहा है, अपने आप निकाल रहा है, तो पहली चीज तो ये होगी कि ये जिंदगी भर के लिए अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो मेरा अल्टीमेट टारगेट, सबसे पहला टारगेट थेरेपी बनाते समय किसी भी बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए ये होना चाहिए। बाद में देखूंगा साथ में क्या करना है। मैं नहीं कि ये पहले ये सारा सिखाऊंगा फिर दूसरा, सब साथ साथ चलेगा, लेकिन मुझे पहले किसके ऊपर फोकस करना है, यहां क्लैरिटी होनी जरूरी है। सो सबसे पहले मुझे उसे प्रैक्टिकल स्किल्स में परफेक्ट करना है। अब प्रैक्टिकल स्किल्स में जो बच्चे हमारे 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के, 13 साल के हैं, समझ लीजिए, अगर तो किसी बच्चे में रोटी के टुकड़े नहीं तोड़ता, आप ही तोड़ तोड़ के देते जा रहे हो, पहले तो ये बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो खाता नहीं है, चल मैं रोटी के टुकड़े कर देती हूँ, फटाफट खा लेता है। कब तक रोटी के टुकड़े तोड़ के देते रहेंगे उसको? कब तक? आज मां की ममता काम कर रही है, कल उसने सोसाइटी में रहना है। रोटी के टुकड़े तोड़ के देने पहले तो बंद कीजिए। आपका 5 मिनट की जगह 25 मिनट लगेंगे। आप साथ में बैठो, उसका हाथ पकड़ के, हाथ की रोटी पकड़ के, अपने हाथ से तोड़ के, उसके हाथ से पकड़ के लगवा के, उसके हाथ से मुंह में डलवाइए। नहीं, वो ऐसा नहीं करता। अरे जब भूख लगेगी सब करेगा, मैं बता चुका हूं आपको ये वाली बात। तो रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के और मुंह में मत डालते रहिए प्लीज। सबसे बड़ी यहां गलती हो जाती है हम लोगों से, प्यार वाली सख्ती जरूरी है। तो पहले तो ये देखिए कि रोटी के टुकड़े तोड़ लेता है या नहीं। अगर तो अब रोटी के टुकड़े तोड़ लेता है तो अब अगला काम ये आता है कि रोटी का टुकड़ा तोड़ के सब्जी लगाकर खाता है या बस रोटी का टुकड़ा टोटा और मुंह में डाल लिया, बस खत्म। तो फिर वो सिखाना है, फिर उसका हाथ पकड़ के सब्जी लगवा कर खाइए। इसमें थेरेपिस्ट का कहां रोल है? आप सोचते हो हम थेरेपियां कराकर अपना बच्चा ठीक करा लेंगे? नहीं होगा। थेरेपी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग तो समझिए पहले, मैक्सिमम समय बच्चा आपके पास है। अगर उसने रोटी के साथ सब्जी लगाकर खा लेता है तो आप देखिए कि क्या उसको स्पून ईटिंग करनी आती है क्या?
अगर नहीं आती तो स्पून ईटिंग करवाना शुरू करवाइए। अब मेरे बच्चे को रोटी भी खानी आती है, सब्जी भी लगानी आती है, स्पून ईटिंग भी आती है, क्या अब उसको सामने मैं 2 पतीले रख दूं, एक में चावल और एक में दाल, और सामने कटोरी रख दूं, क्या उसको यह समझ है कि यहां से चावल लेनी है, यहां से दाल लेनी है और फिर मिक्स करके खानी है? अगर वो नहीं है तो अब उस पर जाइए, ये नेक्स्ट लेवल है। अगर यहां तक भी आता है तो अब देखिए, क्या वो अपना सैंडविच बना लेगा, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा लेगा, क्या बीच में कोई भी चीज लगाकर जैम लगाकर खा लेगा? अब उसको सेल्फ मेकिंग में चले जाइए, लेवल है। बहुत अच्छा। जिसके बच्चे नहीं कर रहे उनको लेवल समझ आ रहा है कि मुझे कहां से काम शुरू करना है, इसमें कहां थेरेपी चाहिए। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का ईटिंग स्किल। अब आता है ड्रेसिंग स्किल। ड्रेसिंग स्किल में कपड़े उतारने आते हैं, ठीक है, कपड़े पहनने आते हैं, ठीक है, शर्ट को पहनना आता है। शर्ट को पहनना एक टेक्निकल पॉइंट है, इधर से शर्ट पहननी, फिर इधर से घुमा के फिर पहननी। क्या शर्ट पहननी आती है? आती है, आगे चलेंगे। बटन बंद करने आते हैं, आगे चलेंगे। जिपिंग, हुकिंग, वो जो हुक करना या जिप करना या फिर तस्मे बांधना, जो लेवल नहीं आ रहा वहां से सिखाना शुरू कर देंगे। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? मैं किचन में काम कर रहा हूं, नहाकर बाहर निकलो, तुम्हारे लिए सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं, तैयार हो जाओ, फटाफट आ जाओ। आपको अल्टीमेटली देखना ना पड़े, वो अपने आप पैंट शर्ट पहन के, कपड़े पहन के बाहर आ जाए। ये अल्टीमेट टारगेट है। मुझे मालूम है नहीं कर पाएंगे सारे बच्चे, लेकिन आपको लेवल तो पता चल रहा है ना कि मेरा बच्चा किस लेवल पे है, उसके अगले लेवल से शुरू कर दीजिए। उसके बाद टॉयलेटिंग स्किल। सबसे पहला सुसुपोटी बताता है, दूसरा अगर लेवल ये बताता है तो उसके बाद क्या वो अपने आप जाता है, तीसरी बात क्या वो फ्लश वगैरह करता है, चौथी बात क्या वो अपने आप अपनी सफाई करता है, पांचवी चीज क्या अपनी सफाई करने के बाद अपने कपड़े खुद पहनकर आ जाता है, छठी चीज क्या आने के बाद अपना वॉश बेसिन पे बिना कहे अपने आप साबुन से हाथ वाथ धोकर आता है। लेवल चेक कीजिए, जो लेवल नहीं है उस पर काम करना शुरू कर देंगे। सो ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग पहले ये करवा लें। इसके साथ आ जाइए सोशलाइजेशन, जो मैंने कहा कि दूसरा पार्ट आता है सोशल। सोशल के लिए मैंने अभी बताया, टाइम टेबल बनाइए, सोशलाइजेशन कराइए, इंटरेक्शन कराइए, बातचीत करवाइए, उसको समझाइए कि ये मंदिर है, ये चर्च है, यहाँ चुप बैठना है, यहाँ बैठना है, किसी जगह पर कोई गमी का माहौल है, कुछ है, यहाँ चुप बैठना है, देखो उनको हुई हो गई, देखो ये हो गया, ये हॉस्पिटल में है, यहाँ ये अलग अलग सिचुएशनल चीजें उसको समझानी है मुझे अपने बच्चे को। तो ये नेक्स्ट लेवल आ गया। सोशलाइजेशन का मतलब हो गया कि मिक्सअप एंड एनवायरमेंटल क्यूज, यानी कि वातावरण में क्या क्या चीजें हैं उसको उसकी समझ करवानी। उसके बाद तीसरा आता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल मतलब सारी वो पढ़ाई की बातें, कलर, नंबर, शेप, डेट, टाइम, ABC 1 2 3। ये कब आता है? तीसरे नंबर पर आता है। और हम कहां से शुरू करते हैं? पहले इसी से शुरू करते हैं। मेरे बच्चे को ABC आती है, मेरे बच्चे को 1 2 3 आता है। अरे चम्मच से खाना आता है? नहीं, तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को 11 का टेबल याद है, मेरे बच्चे से पूछो 7 4 वो बोलता है 28। मैंने कहा अच्छा बेटा ये एक पेंसिल है, ये 7 रुपीज की है, 3 पेंसिल्स कितने की आएंगी? ये नहीं पता। अरे जिस बच्चे को 1 से लेकर 10 तक आ गया उसको 100 क्यों याद करवा रहे हो? पहले 1 से 10 का मीनिंगफुल रटवा दो कि बेटा 2 स्पून लेकर आओ, ये 3 पेन अंकल को दे दो, वहां से 5 क्यूब्स उठाकर मुझे दो। अरे 1 to 10 सिखा दिया, अब 1 to 10 पहले मीनिंगफुली सिखा दें। 1 to 10 आ गया, फटाफट 10 to 20, फटाफट 20 to 100। अब 2 का टेबल रटा दो, अभी 3 का, अभी 4 का, अभी 7 का भी। ऐसे तो आप महामृत्युंजय जाप रटा दो उसको, वो तो रोट मेमोरी है ना, वो तो रट्टा है। तो क्या रटा रटा के कर लोगे आप? मेरे बच्चे को इतने टेबल आते हैं, मैं कहता हूं नहीं चलेगा, मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूं, मैं अच्छा लगता है एक पेरेंट को कि मेरे बच्चे की ये अचीवमेंट है, मैं उसको पूरी रिस्पेक्ट देता हूं। लेकिन अगर आप ये चीज समझ के करेंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे, नहीं तो मेरे बच्चे का क्रूशियल टाइम पीरियड सिर्फ उसको पहाड़े याद कराते कराते निकल जाएगा। सो यहां ये चीजें समझनी है हमें कि किसी भी बच्चे के गोल्स कैसे बनाने हैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता, सिर्फ एक सवाल से फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें कलेक्टिव होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ABC मत कराइए, डे 1 से कराइए। जब मैंने उसको बैठना सिखाना है तो उसी दिन मैं पेंसिल पकड़ के ABC लिखवाना शुरू कर देता हूं। क्यों? क्योंकि उससे उसको अटेंशन मिलती है, उसको मैं टिकना सिखा रहा हूं, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग सिखा रहा हूं। मेरा पर्पस कुछ और है, लेकिन उसके साथ में अगर मेरे को कुछ हासिल हो रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है?
मुझे उसे कुछ चीज़ें तो सिखानी है ना, तो मैं उसको ABC की आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ कि वो D दिखाओ, ये F उठाओ, वो M उठाओ, अच्छा वहाँ से 7 उठाओ, आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूँ, उसको आ रही है। लेकिन मेरा मतलब क्या पूरा हो रहा है कि वो मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कर रहा है। मेरा मतलब क्या पूरा हो रहा है कि वो मेरी बात को समझ पा रहा है। वहाँ से मुझे उम्मीद होगी। तो हम कर किस लिए रहे हैं? क्या ABC सिखाने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हम उसको इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एंड कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पता होना चाहिए मैं कोई टास्क क्यों कर रहा हूं। हमारे कोई भी बच्चे जिनमें की रेस्टलेसनेस ज़्यादा होती है, हमारा मेन टारगेट क्या होता है? पहला काम उसको सिटिंग टॉलरेंस आ जाए। दूसरा क्या है? आई कांटेक्ट आ जाए या मेरी बात को समझना आ जाए। तीसरा क्या है? मेरे कहे अनुसार काम कर दे। देखो, किसी भी बच्चे को थेरेपी वाले लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे 3 ही काम है। मेरे कहे मुताबिक मेरा बच्चा मेरी बात मान रहा है, बस मेरे कहने से बैठ रहा है, मेरी बात समझ रहा है, मेरे कहे हुए चीज़ कर रहा है, तो हो गया ना मेरा काम शुरू। अब मैं जो मर्जी करवा सकता हूँ। बैठना, समझना और करना जरूरी है। अगर अब ये करना शुरू हो गया तो अब ये करवाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं 1 2 3 करा रहा हूं, ABC करा रहा हूं, पेंसिल होल्डिंग करा रहा हूं, क्रॉस मैचिंग करा रहा हूं, सब कुछ करवा रहा हूं। वो मेरा बाय प्रोडक्ट है, वो मुझे एक्स्ट्रा हासिल हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा पहले प्रैक्टिकल कराओ, फिर सोशल कराओ, फिर कॉन्सेप्चुअल कराओ। होगा सब साथ साथ ही, लेकिन किस चीज की ज्यादा अहमियत है वो आपको पता होनी चाहिए। जब आप रोटी खाने बैठते हैं तो क्या रोटी अलग खाते हैं और सब्जी बाद में खाते हैं? साथ ही खाते हैं ना। अच्छा, जितनी रोटी खाते हैं क्या उतनी ही सब्जी खाते हैं? नहीं। तो ये चीजों को हम बैलेंस करते हैं ना। अचार खाना है तो इतना सही खाना है, सलाद खाना है तो इतना खाना है, सब्जी खानी है तो इतनी खानी है, रोटी खानी है तो इतनी खाती है। सब बराबर थोड़ी ना होता है, नीड बेस्ड होता है। तो जरूरत के मुताबिक एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया जाए, बच्चे के साथ काम किया जाए। ये कोई रोबोटिक साइंस नहीं है कि कोई छुप छुप के काम किया जा रहा है। बड़े सारे थेरेपी सेंटरों के अंदर काम हो रहा होता है, माँ बाप को अंदर ही नहीं जाने दिया जाता या दिखाया ही नहीं जाता। अरे ऐसा कौन सा कोई सर्जरी हो रही है अंदर? पेरेंटिंग है, सिंपल पेरेंटिंग है। आप लोग समझ जाइए, जब थेरेपिस्ट और पेरेंट्स मिल जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। ना अकेले थेरेपियों से कुछ होगा, ना अकेले आपसे कुछ होगा। यही अगर आप लोग दोनों मिल गए तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। सोचिए कि ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। सिस्टम पता होना चाहिए। देखिए, थेरेपीज प्राइवेट सेटअप पे बहुत महंगी हैं, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, गारंटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ थेरेपी के ऊपर टिका ही नहीं हुआ, आपके साथ टिका हुआ है। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर थेरेपीज चलती रहेंगी, फिर पैसा ही बस लगता रहेगा। अगर एक जगह के ऊपर मेरे खुद थेरेपी सेंटर्स हैं, अगर हम पूरी टीम्स रख रहे हैं तो ये महंगा हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, मुझे भी पता है। लेकिन हमें यही लगता है कि ठीक है, अगर तो कोई इकोनॉमिकल ग्राउंड पे कम है तो फिर सब्सिडीज हैं। मैं तो यहां तक जानता हूं कि इतनी फीसें हैं कि सब्सिडी देने के बाद भी पेरेंट्स के लिए देना मुश्किल होता है। फिर हम यही कोशिश करते हैं कि ठीक है, आप पढ़िए, आप समझिए, आप सीखिए, हम आपका हाथ पकड़कर आपको करवाने की कोशिश करते हैं। आप काम करना शुरू कीजिए, हमें आप एज और व्हेन रिक्वायर्ड यूज कीजिए, हमें फैसिलिटेटर की तरह से लीजिए, मेन कमांड अपने हाथ में रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही ने काम करना है। ठीक है। सो यहां है कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए, क्योंकि बच्चा नहीं देखा हुआ, असेस नहीं किया हुआ, तो उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी भी बच्चे के लिए, 7 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे के लिए स्ट्रक्चर यही चलेगा, प्रैक्टिकल, सोशल, कॉन्सेप्चुअल। दैट्स इट।